This is a Red FM Vancouver podcast. Make sure you hit subscribe for more great content. For further info, log on to redfm.ca. CKY 89.1 ਤੇ 93.1 ਰੈਡ FM ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਐਟ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੈਰਲਿਸ ਲੈਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਲਥ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਹੈ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਐਟ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੈ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ SFU ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਆਫ ਟੋਮੈਟੋ ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। जानते हैं सही टर्म के इम्यून सिस्टम होता की है। प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। प्रियंका जी हमें बताइए कि सबसे पहले एक आम आदमी के अगर जानकारी के लिए ये जानना हो कि इम्यून सिस्टम है क्या। इम्यून सिस्टम हम एक जनरल वे में लोगों को समझाने के लिए बोलेंगे कि हमारे बॉडी के इनसाइड एक सिस्टम होता है, एक जो अलग अलग पार्ट होते हैं, सेल्स, टिश्यू, प्रोटीन्स और ऑर्गन सब मिला करके एक सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारे बॉडी को बाहर के जो कीटाणु जिसे हम बोलते हैं और माइक्रोब्स बोलते हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म में पैथोजेंस बोलते हैं, उनसे लड़ने की शक्ति देते हैं और हमें एक डिजीज से फाइट करने के लिए हमारे बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, तो उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अच्छा, और ये इम्यून सिस्टम लड़ता कैसे है बीमारियों के साथ? अब ये लड़ता है इसके अंदर लेकिन दो डिफरेंट तरह के प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में, जिसको हम डिफाइन करते हैं टेक्निकल टर्म में, साइंस के टर्म में हम उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम, जो कि नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम होता है, जो कि हमारे बर्थ के समय से बाय बर्थ होता है हमारे बॉडी के अंदर। और दूसरा होता है जो कि अडैप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं साइंस में, जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है और ये हमारी बॉडी में टाइम के साथ डेवलप करता है। तो ये दोनों सिस्टम मिल करके बॉडी में टुगेदर मतलब एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ही हमारे बॉडी को प्रिपेयर करते हैं जर्म से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और अदर हार्मफुल केमिकल से फाइट करने में और हमारे बॉडी को रिकवर करने में। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बाय बर्थ है, एक टाइमली डेवलप होता है, तो जो बाय बर्थ है क्या वो सब में बराबर होता है या कोई जियोग्राफिकली चेंज के साथ वो बदलता है? नहीं, ये जियोग्राफिकली चेंज नहीं, ये होता है मतलब बाय बर्थ कहने का सेंस ये है कि ये नेचुरली अकर होता है, मीन्स ये नेचुरली ये इन्नेट इम्यून सिस्टम जो होता है वो अकर होता है। तो इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम बॉडी में हर एक पर्टिकुलर वी कैन से लाइक एक पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, लेकिन आप ऐसे इसको जियोग्राफिकली टर्म में नहीं डिफरेंशिएट कर सके कि अगर आप इस कंट्री से हैं, आप इस प्लेस से हैं, या आप इस सिटी से हैं, तो इस स्टेट से हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम डिफर होगा, नहीं। पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन टू पर्सन आपके बॉडी का सिस्टम जो है डिफरेंट नहीं होता, वो बॉडी के फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म के हिसाब से स्पेसिफिकली डिफर कर सकता है आपके बॉडी के रेस्पॉन्स में, पर सिस्टम सेम होता है, उसमें रेस्पॉन्स डिफरेंस हो सकता है। ये डिफरेंस होता है। अच्छा, और एक चीज़ हमें बताइए कि हमने बहुत सुना है कि जैसे अभी कोविड-19 का बहुत दौर चल रहा है, अभी भी वी आर
fighting with this pandemic and trying to find a vaccine. तो हमें ये बताइए कि अभी कहा जा रहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं मिलती अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग रखा जाए, तो कोविड-19 में इम्यूनिटी किस तरह से मदद कर सकती है? कोविड-19 की किसी भी तरह की डिजीज होगी, वो वायरस रिलेटेड डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, लाइक सबसे पहले वो अटैक करती है हमारे इम्यून सिस्टम पे। तो हमारा इम्यून सिस्टम जितना ही स्ट्रांग रहेगा, हमको जितना ही पावरफुल बना के रखेंगे, वो हमको उतनी ही शक्ति मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है बैटल करने के लिए जर्म से। तो आप इसको मतलब हम किस तरीके से, मतलब ऐसी कोई स्विच नहीं होती है कि मतलब अगर हम बोल दें कि आप कोई भी पर्टिकुलर चीज करने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, कोई एक स्विच नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइक आप फूड हेल्दी हैबिट्स लाइक ईटिंग हेल्दी हैबिट्स और एक्सरसाइज की डूइंग एक्सरसाइज और स्लीपिंग हैबिट्स, लाइक इन अलग अलग फैक्टर से आप अपने इम्यून सिस्टम को मोर पावरफुल कर सकते हैं। तो जिसको हम ये भी बोलते हैं कि दे आर यूजफुल फॉर योर ओवरऑल हेल्थ इम्यूनिटी बूस्टर। So like changing your eating habits and doing proper exercise, having proper sleep, all these factors together can contribute to a healthy immune system. अच्छा, जब हम बात करते हैं कि हेल्दी ईटिंग के बारे में, तो हेल्दी ईटिंग और बैलेंस डाइट का किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकेंगे? जैसे बहुत से व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि लोगों को बोला जाता है कि आप अदरक खाना शुरू कर दो या तुलसी की चाय पीनी शुरू करो या हल्दी खानी शुरू करो। तो क्या इनका ज़्यादा अगर कोई कंज्यूम करता है उसको, तो क्या इससे इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ती है? हाँ, ये तो है कि इससे क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे बॉडी में ऐसे कोई स्विच नहीं होता है कि जिसको आप अगर आप सप्लीमेंट दे देंगे बॉडी को तो वो फ्लिप हो जाएगी और वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना स्टार्ट कर देगी। बल्कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग ये फूड जो खाते हैं, डिफरेंट फूड ईटिंग हैबिट्स होती है, इससे क्या होता है आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के विटामिन्स मिलते हैं, डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं। तो हर तरह के फूड में हर चीज की जो परसेंटेज होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसी तरह हमारे बॉडी को एक कुछ प्रॉपर परसेंट में हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको फंक्शन करने के लिए इन सब न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, जो हमारे बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने में सपोर्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। तो ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक हम कुछ डिफरेंट तरह के फूड्स हैं जो कि हमको इसको मतलब एनरिच करने में ज्यादा हेल्पफुल करते हैं, लाइक विटामिन सी हो गया। सो लाइक इन द केस ऑफ कोविड-19 आल्सो लाइक पीपल आर सेइंग दैट कंज्यूम मोर ऑफ द सिट्रस फूड। हम सिट्रस फूड्स को ज्यादा लें जिसमें कि विटामिन सी ज्यादा होती है, क्योंकि विटामिन सी क्या करती है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करती है। और ये हमारे बॉडी में बायोलॉजिकली अगर हम इसका फंक्शन देखें तो ये हमको हमारे बॉडी में एक तरह की सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि बहुत की सेल्स होती है, प्राइमरी सेल्स होती है जो कि हमारे इन्फेक्शन को फाइट करती है। तो इससे जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन जो है विटामिन सी को लेने से ज्यादा इंक्रीज होता है। तो अगर हम विटामिन सी वाले फ्रूट्स की बात करें तो पीपल कैन लाइक इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंजेस का कंजप्शन हम ज्यादा करें, लेमन्स हो गया, लाइम्स हो गया। तो दिस टाइप ऑफ रिकमेंडेशन क्या है कि अगर आप एक विटामिन सी की सप्लीमेंट ले रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं एक हेल्थ पर्सन विल हेल्थ प्रैक्टिशनर विल सजेस्ट यू टू टेक द नेचुरल फूड्स, ट्राई टू गेट दीज सप्लीमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल फूड्स। लाइक अभी आपने बोल रहे थे कि आपने गार्लिक की बात की, तो गार्लिक क्या है, गार्लिक एक ऐसा कंपाउंड होता है गार्लिक में जिसको हम बोलते हैं एलिसिन। तो एलिसिन क्या होता है, ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही रिसर्च इस पे हुई है कि हमारी इसकी एबिलिटी होती है इस कंपाउंड की कि हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आप गार्लिक को ऐसे भी आप मतलब आधा गार्लिक या रॉ गार्लिक ऐसे डेली खा लिए, नहीं आप खा पाए तो मतलब आप रॉ गार्लिक खाने में नहीं, मतलब आपके स्टमक को प्रॉब्लम कर रहा है, आपका स्टमक नहीं उसको अडेप्ट कर पा रहा है, तो आप उसको रोस्ट करके खा सकते हैं।
So garlic is also a very good for boosting your immune system. अच्छा So और जी प्रियंका जी, ये चीज़ बताइए कि जैसे आपने ये बताया कि इस तरह के जो फूड हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, क्या कोई ऐसा भी लाइफस्टाइल है जिससे कि इम्यूनिटी कम होती है बॉडी की? देखिए, कम होने की लाइफस्टाइल वो तो बहुत से होते हैं कि मतलब अगर आप ऐसी अनबैलेंस डाइट, लाइक आप डाइट कोई कह दे, आप डाइट में अगर कुछ जंक फूड ज्यादा खाने लग जाते हैं या आप ऐसे कुछ बेवरेजेस कंज्यूम करने लग जाते हैं जिससे आपके बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जंक फूड्स में बहुत ज्यादा ये जो फ्राइड और अनहेल्दी फूड्स होते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल और कैलोरीज इंक्रीज होती है, बट हमको ऐसे नेसेसरी जो विटामिन्स होती हैं और मिनरल्स होती हैं नहीं मिल पाती हैं। तो ये सब क्या होती है, आपके बॉडी को इफेक्ट करती हैं इन अ नेगेटिव वे। तो इससे क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम और वीक होता है और आप जो है आपकी जो डिजीज से लड़ने की जो क्षमता होती है इम्यून सिस्टम की, वो बहुत ही कमजोर होती जाती है। CKY 89.1 ਤੇ 93.1 ਰੈਡ FM ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦ ਇਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਐਟ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 6045919311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ जी, की सवाल पूछना चाहते हो? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर मिश्रा को पूछना चाहना ਕਿਹੜੇ फ्रूट और वैज विटामिन सी होता और आम कितना लेना चाहिए क्वांटिटी देनी चाहिए? थैंक यू सो मच जी। प्रियंका जी, आपने सवाल सुन लिया? हाँ, मैंने सुन लिया। तो कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें विटामिन सी आता है और कितनी क्वांटिटी में उसको लेना चाहिए? मतलब एक बैलेंस्ड अगर क्वांटिटी बोलें तो किस तरह की एक स्मार्ट क्वांटिटी होनी चाहिए? तो विटामिन सी जैसे कि फ्रूट्स की बात करें तो सिट्रस फ्रूट जो कि बहुत ही हाई परसेंटेज में आपको विटामिन सी प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया अपनी चर्चा में, ग्रेप फ्रूट का मैंने बोला, ऑरेंजेस में बोला कि लेमन, लाइम हो गया, इन सब में जो विटामिन सी होता है वो डेली अमाउंट में अगर हम बोले तो ऐसे तो मतलब मैं बहुत एक्यूरेट एक क्वांटिटी तो नहीं बता पाऊंगी, सजेस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि ये तो मतलब वो मेरा एक्सपर्ट नहीं है कि मैं एक क्वांटिफाई परसेंटेज में बता पाऊं, लेकिन जो मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग लाइक ऐसा रिकमेंड करते हैं मेडिसिनल प्रैक्टिशनर की डेली अमाउंट में वुमेन के लिए 75 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी जरूरत होती है बॉडी में और मेंस के लिए 90 मिलीग्राम। तो इतना। और अगर आप फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की बात करें तो बेल पेपर्स, लाइक जिसको हम अपने हिंदी में आई थिंक शिमला मिर्चा के नाम से ही बोलते हैं जी। तो उसमें जो रेड कलर, लाल में भी शिमला मिर्च, लाल मिर्च में भी मिलता है बेल पेपर, उसमें भी विटामिन सी की जो परसेंटेज होती है, क्वांटिटी होती है, वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अगर आप जैसे एक बेल पेपर की बात करें तो उसमें 3 टाइम्स विटामिन सी होती है देन कंज्यूमिंग द ऑरेंज, जो कि आप ऑरेंज खाते हैं उससे 3 गुना ज्यादा आपको विटामिन सी मिलेगी बेल पेपर खाने से। और उससे भी ज्यादा अगर बात करें तो बेल पेपर में एक बहुत इम्पोर्टेंट तरह का एक वो होता है, बीटा कैरोटीन होता है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीटा कैरोटीन जो होता है हमारे आईज और स्किन के लिए भी बहुत हेल्दी रिच सोर्स होता है। तो और भी बहुत तरह की वेजिटेबल्स हैं, लाइक ब्रोकोली, जिसको कि जो हरी कलर की जो एक गोभी होती है उसमें भी विटामिन ए, सी और ई तीनों पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। वो आपके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के फ्रूट्स खाना, गार्लिक पे हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, जिंजर, अदरक, जो कि हम सभी जानते हैं कि
अदरक भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी इलनेस लाइक रेस्पिरेटरी इलनेस, तो तरह की जो 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 बीमारियां आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी होती हैं उसमें आपको बैटल करने, फाइट करने में आपको हेल्प करता है। चाहे वो फ्लू हो गया किसी तरह का, चाहे वो फीवर हो गया, कोल्ड फ्लू हो गया, सोर थ्रोट हो गया, तो जिंजर भी एक बहुत तरह का बहुत ही अच्छा सोर्स है इन तरीके के जी बीमारियों में। जी तो प्रियंका जी, एक मैं आपसे और बात जानना चाहूँगा कि जैसे हमने बात की कि इम्यूनिटी के ऊपर कि किस तरह से इम्यूनिटी मदद करती है शरीर को बीमारियों से लड़ने में, हमें बताइए कि कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? कि कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी सिस्टम बहुत सुनने में आता है कि कई लोग कहते हैं कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है तो इसलिए मेरे को फ्लू जल्दी होता है, तो ये क्या है कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी सिस्टम? देखिए, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करना मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कहते हैं वो किसी और चीज कंट्रोल में हो गया है, तो हम अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज होने की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा टर्म है। अगर हम एक साइंटिफिक वे में इसको डिफाइन करें कि किसी की बॉडी का इम्यून सिस्टम अब उतना स्ट्रांग और बैलेंस नहीं है जितना वो नेचुरली होना चाहिए, प्राकृतिक रूप में होना चाहिए, उतना वो स्ट्रांग और बैलेंस नहीं है। तो जब वो उस तरीके का स्ट्रांग और बैलेंस नहीं होता कि वो किसी भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रख सके, तो हम उसको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। और जैसा कि मैंने बोला कि उसकी जो शक्ति होती है, प्राकृतिक शक्ति होती है, वो कमजोर हो जाती है, तो आपकी बॉडी जो है किसी भी तरीके का जो कीटाणु होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जिसको मैंने बोला जर्म्स आपके बॉडी पे जब अटैक करते हैं, तो आपके बॉडी के जो अंदर की जो प्रोसेस होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज होती हैं, जो फाइट करने के लिए नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं, वो बनना बंद हो जाती हैं। और इससे आप क्या होते हो, आप इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हो। मतलब पता नहीं मैं हिंदी टर्म आई कैन नॉट गिव यू, आप बहुत ज्यादा उसके लिए मतलब प्रोन हो जाते हो, वल्नरेबल टू द इन्फेक्शन। तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि आपका बॉडी जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और इसके पीछे इसके जो अगर हम इसकी कारण की बात करें तो इसके पीछे इसलिए सिर्फ यही नहीं है कि उसमें इम्यून सिस्टम का ही एक बहुत रोल होता है, उसमें बॉडी के बहुत से अलग बायोलॉजिकल सिस्टम भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सब एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं जो इसका कॉज होता है। अच्छा, एक प्रियंका जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम के बारे में बोला कि खुद के कंट्रोल में नहीं है, एक है ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कई कह देते हैं, तो वो क्या चीज है? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वही डिसऑर्डर्स होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम के कारण होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इस तरह के डिसऑर्डर्स में लाइक मतलब अगर हम इसमें किसी एक पर्टिकुलर बीमारी की बात करें तो जैसे बोलते हैं कि आपका जैसे नेचुरली आपकी बॉडी जब किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को, जैसे वायरस का इन्फेक्शन है, उसका आपकी बॉडी जो है सेंस नहीं कर पा रही है, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाता है। जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होना है उस वायरस को अटैक से बचाने के लिए, वो इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी जो है प्रोड्यूस नहीं करती है। और कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल में, जैसे कि ये तो हो गई थी कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम की बात, लेकिन एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम में, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में जब हम लोगों ने चर्चा स्टार्ट की थी, उस समय हमने बात की थी कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। कि जब आपकी बॉडी पे किसी तरह का अटैक होता है तो आपकी बॉडी किस तरीके से उस अटैक को हैंडल करती है, टैकल करती है और रिस्पॉन्स देती है थ्रू द डिफरेंट सिस्टम इनसाइड द बॉडी, तो वो होता है इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी बॉडी की जो हेल्दी सेल्स होती हैं और जो टिश्यूज होती हैं, वो भी उस रिस्पॉन्स में फंस जाती हैं। मतलब वो सही नहीं पहचान पाती हैं कि ये वायरस का इन्फेक्शन है, ये किस तरह का इन्फेक्शन है कि बॉडी मार्कर हो गया। और उसमें उस तरह के रेस्पॉन्स में क्या होता है कि बॉडी में जो डिजीज फिर प्रोड्यूस होती है, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और डिजीजेस। अच्छा, तो प्रियंका जी खुश हो जाती हैं। जी प्रियंका जी, उस केस में क्या इम्यून सिस्टम खुद पर भी अटैक कर सकता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पर?
हाँ, वही को ही हम टेक्निकल टर्म में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करते हैं कि वो अपनी बॉडी के हेल्दी टिश्यूज को अटैक कर देता है। वो बाहर के जर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है बॉडी की वो वायरस की सेल्स है, कि वो बैक्टीरिया की सेल्स है, कि वो फंगी की सेल्स है। उसमें बॉडी की जो सेल्स होती है वो बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये बाहर के ऑर्गेनिज्म की सेल्स है कि वो हमारे बॉडी की सेल्स है, और उसको अटैक कर देती है अपने हेल्दी सेल्स को। और इसी तरह के जब हमारे बॉडी की हेल्दी सेल्स अटैक हो जाती हैं तो वो जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को बोल दिया जाता है। और इसका वैसे कोई इलाज या कोई ऐसा है कि किसी फूड के साथ ये थोड़ा सा इसमें मदद मिल सके जिन लोगों को अगर ये कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम हो या ऑटो इम्यून डिजीज हो? देखिए, फूड तो एक अलग ही, मतलब अगर हम बात करें किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट को फूड से रिलेटेड, तो फूड एक डिफरेंट थिंग है जो कि आपके बॉडी को वैसे भी सिर्फ इम्यून सिस्टम ही नहीं, मतलब आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे जो डिफरेंट सिस्टम हैं उसके लिए फूड एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है तो उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो इससे हम ऐसे पर्टिकुलरली हम नहीं कह सकते हैं कि आप अगर किसी तरीके का फूड खाएंगे तो उससे कोई एक पर्टिकुलर टाइप की बीमारी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोले या नेचुरल डिजीजेस बोले जो कि अटैच होती है, तो उसके लिए मतलब ऐसा कोई हम ऐसे स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि आप तो फूड एक मेडिकेशन है, नहीं। उसके जो मेडिकल मेडिकेशन है वो डिफरेंट है। फूड आपको वैसे भी हर किसी तरह का बीमारी में आपको हेल्दी फूड लेना, हेल्दी बैलेंस डाइट लेना, बॉडी को एक्सरसाइज और स्लीपिंग और अदर एक्टिविटीज से अपने बॉडी को हेल्दी रखना आपको हमेशा जरूरत है। और आपको ये जी, और कई केसेस में जहाँ पे लोग चाहे एज की वजह से चाहे किसी और वजह से, अगर अपनी पसंद की वजह से भी कई बार वो उस फूड को नहीं खा सकते जिसमें कि ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग करने वाले कुछ तत्व हों, तो उन केसेस में क्या सप्लीमेंट जो हैं वो फ़ायदा दे सकते हैं, जो फूड सप्लीमेंट हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं? हाँ, वो देते हैं क्योंकि वो सप्लीमेंट इसीलिए बनाए गए हैं। तो और ऐसा होता भी है कि नेचुरली हम देखते हैं कि एक एज के बाद डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है आप ये सप्लीमेंट्स लीजिए, क्योंकि आपको ये आपके जो इनटेक है, आपकी जो डाइट है, आपको उससे नहीं मिल पा रहा, आपकी अदर एक्टिविटीज से ये सब सप्लीमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। चाहे हम विटामिन डी की बात करें जो कि आपके शरीर में बोन्स और जॉइंट्स और मसल्स के लिए बहुत जरूरी हैं, तो लोग क्या करते हैं एज के साथ साथ, जब एज आपकी 40 और 50 के बाद 50 के बाद जनरली क्या होता है कि आपको इन सब सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ने लग जाती है। तो इसमें डॉक्टर भी और मेडिकल हेल्थ साइंसेज भी रिकमेंड करती है कि आप सप्लीमेंट के फॉर्म में इन सब को डेली डोज में ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे जो कि आपको रिकमेंड किया गया हो आपके बॉडी के हिसाब से, चाहे वो विटामिन डी हो, चाहे वो जिंक हो, जो कि जिंक भी एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको भी हम जो है, और वो हमें कोल्ड से, फ्लू से बचाने के लिए भी बहुत ही मददगार होता है। तो जिंक भी बहुत तरीके फूड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सी फूड है, मीट है, बीन है। तो जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियंस हैं, उनको बीन्स और पल्स से, दाल या बीन से मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग उससे भी नहीं ले पाते हैं, उनको फिर एक समय के बाद आप जिंक के जो सप्लीमेंट्स आते हैं आप उसको भी ले सकते हैं। विटामिन बी हो गए, B6 हो गया, B12 हो गया, इस तरह के बहुत से सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप डेली डोज में एज अ हेल्थ सप्लीमेंट ले सकते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर आप नेचुरल खाएंगे, उसको फूड के थ्रू खाएंगे तो उसका ज्यादा इफेक्ट होगा देन सप्लीमेंट के फॉर्म में, लेकिन दैट डजंट प्रोवाइड एनी हार्म टू योर बॉडी। प्रियंका जी, हमारे साथ रविंदर जी इस समय फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनकी बात सुनते हैं। जी रविंदर जी। नमस्ते जी। नमस्कार जी। जैसे कि जी मैं भी साइंटिस्ट हूँ, जो मैंने रिसर्च किया है कि ये जो कोरोना वायरस है ना, कोविड-19, ये एयर में, हवा में भी आ गया है। ये बात सही है या गलत है? एयर में क्या आ गया, मतलब मैं वो वर्ड समझ नहीं पाई, सॉरी। रविंदर जी दोबारा बोलेंगे?
मैंने रिसर्च किया है कि ये जो कोरोना वायरस है वो एयर में भी अब डेवलपमेंट हो गया है उसका। प्रियंका जी, इनका कहना है कि ये खुद भी साइंटिस्ट हैं और इनका कहना है कि शायद कोरोना वायरस एयर में भी अब आना शुरू हो गया। दो जितने मेडिकल हमारे PHA जो एडवाइजरीज आती हैं, जो पब्लिक हेल्थ की एडवाइजरीज आती हैं, उनमें कहा गया कि 6 फुट तक इसलिए आपको दूर रहने के लिए कहा गया है, 2 मीटर तक का आपको इसलिए कहा कि उनके जो हैवी ड्रॉपलेट्स हैं वो उतनी देर हवा में रहते हैं। तो खैर बातचीत तो प्रियंका जी से ऐसे ही चलती रहेगी। आप जो हमारी बात चल रही है प्रियंका जी के साथ, उसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं इम्यूनिटी के साथ जुड़ा, तो 604 591 93 11 पर कर सकते हैं। CQI 89.1 ਤੇ 93.1 ਰੈਡ FM ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿयंका ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਾਸ ਐਟ सैन एंटोनियो तो, और गलबात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम के बारे। सो प्रियंका जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, जैसे सवाल आया था एक हमारे कॉलर का कि क्या हवा में कोरोना वायरस के जो कुछ किसी किस्म का उसका प्रभाव रहता है हवा में? हाँ, देखिए हवा में कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो कहाँ से आता है, जैसे कि वो हम लोग के थ्रू, वो हम ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही हवा में फैलता है। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हम जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है वो हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है। ये एक फ्लू है, एक तरह का निमोनिया है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की खांसी की प्रॉब्लम है, कफ है, आप जब स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो जो उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं, हम जब छींकते हैं तो एक जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम एरोसोल बोलते हैं, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। और मोर देन 500 to 1000 अगर आप उसको काउंट करेंगे तो एक इंसान के छींकने से मोर देन 500,000 पार्टिकल्स एयर में रिलीज होते हैं। तो अगर किसी भी पर्सन को कोरोना वायरस है, आपको नहीं पता है कि आपको वायरस है, अगर आपने किसी भी टाइम पे आप अगर कहीं से जा रहे हैं, जिस भी एरिया से पास हो रहे हैं, और आप जहाँ पे भी हैं, अगर आपने उस समय खांसा भी और या छींका भी या किसी भी तरीके से आपके बॉडी से अगर जो एयर होती है वो रिलीज हो रही है बाहर, तो वो पर्टिकुलर एरिया में आपके बॉडी का जो वायरस का पार्टिकल है वो फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी वो पार्टिकल, जब आप सांस ले रहे हैं तो आप तो प्राकृतिक रूप से सांस लेते हैं तो बाहर से तो आपकी हवा अंदर जाती है, तो वो पार्टिकल्स की जो चांसेस होती हैं आपके बॉडी में जाने की पूरी 100% रहती है कि वो आप तक फैल जाती है। तो यही होता है कि जो इस तरीके की जो प्रैक्टिस बोला जा रहा है कि आप लोगों से 6 फीट का डिस्टेंस और ज़्यादा से ज़्यादा दूरियां बना के रखें, क्योंकि अगर किसी एक पर्सन को किसी भी उस तरह की बीमारी है, अगर वायरस है, तो अगर वो किसी भी एक्टिविटी से आपको नुकसान ना पहुंच पाए, तो इस तरीके से ही वो बहुत देर तक, मीन्स इवन जैसा कि 12-14 घंटे तक वो पार्टिकल्स, वायरस के पार्टिकल्स हवा में उपस्थित रह सकते हैं। इस तरह की रिसर्च में पाया गया है, एक्टिव रह सकते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वायरस को जो सरवाइव करने का एक टेम्परेचर होता है वो होता है 27 और 28 के अराउंड। तो अगर उससे हाई टेम्परेचर है तो हम मतलब 30-35 के ऊपर टेम्परेचर है तो ज्यादा समय तक वायरस के जीवित रहने की चांसेस नहीं होती है। लेकिन अगर उससे लो टेम्परेचर है आपके सराउंडिंग में, आप 20 डिग्री टेम्परेचर में, 20s में या 10 डिग्री टेम्परेचर में है, तो वहां पे वायरस ज्यादा समय तक सरवाइव कर सकता है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, इसीलिए लोगों का बोलना है कि आप डिस्टेंस बना के रखिए, आप मास्क पहन के रखिए, कि आपके अंदर जो है किसी भी तरीके की हार्मफुल चीजें एंटर ना कर पाए वायरस के रूप में। जी, अच्छा हमें ये बताइए कि क्या जो इमोशंस हैं, जो इंसानी इमोशंस हैं, ये भी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं? हाँ, इमोशंस तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है जो कि आपके बॉडी को इफेक्ट करता है। इमोशंस में सबसे इम्पोर्टेंट इमोशन जो होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस के फॉर्म में वो इमोशन होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस भी एक तरह का इमोशन आपके बॉडी में, जिससे
जिससे आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही लो हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इसमें बहुत तरीके की मतलब ये इसमें एक साइंस है कि कितने तरह का स्ट्रेस होता है, कि लाइक उसको हम एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं, जिसमें क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो दिमाग से जुड़े हुए पाथवेज होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो आप बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे जो बॉडी के अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे ब्रेन में और हमारे साइकोलॉजी से जुड़े जो पाथवेज होते हैं उससे कनेक्ट होते हैं, उन सेल्स और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर। तो ये सब एक इंटरकनेक्टेड होते हैं अंदर बॉडी में हर एक चीज। तो जब आप स्ट्रेस लेते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो पर्टिकुलर पाथवे है वो इफेक्ट होता है और उससे आपके इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट होता है, वो सप्रेस करता है, आपको दबा देता है आपकी इम्यूनिटी को। तो आप उतने स्ट्रांग नहीं रह जाते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, और उसी से फिर तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो जीन्स हैं, जैसे जेनेटिकली अगर देखा जाए, ये भी इम्यून सिस्टम के ऊपर कोई प्रभाव डालते हैं? जीन्स तो हमारे बॉडी की बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बोलते हैं ना जैसे ईंट होती है, वैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जीन्स को। और जीन्स हमारे बॉडी में बहुत तरह के फीचर्स कंट्रोल करते हैं, जैसे वो चाहे वो हेयर हो गया, आपके स्किन का कलर हो गया, आपके आई का कलर हो गया, और आपका नेल्स हो गया। मतलब हर जगह बॉडी में जीन्स जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है हर फंक्शन के लिए। तो ये जीन्स आपके इम्यून सिस्टम को, आपका इम्यून सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है और कैसे रिस्पॉन्ड करेगा किसी भी तरीके के थ्रेट को, उसमें इन जीन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर इस जीन्स में कुछ डिफेक्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि बाय बर्थ जब चाइल्ड और बच्चों जब बेबी का बर्थ होता है तो बहुत तरीके की जो डिजीज रहती हैं वो बाय बर्थ रहती हैं। तो उसे हम इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। और उस तरह के डिसऑर्डर्स जो इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब हमारा इम्यून जो है, हमारी जीन्स, हमारे इम्यून सिस्टम की जीन्स जो है डिफेक्टिव थी, तो वो हमें बच्चे के अंदर जो है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बचपन से ही डेवलप कर देंगी, और उस तरीके की डिसऑर्डर्स जो होते हैं बड़े होने पे वो लॉन्ग समय तक उसके साथ में प्रिवेल करते रहते हैं। और इस तरीके की और जीन्स की होती है कि आपको जो जीन्स मिलती है, बच्चे को जो जीन्स मिलती है वो आपके मदर एंड फादर से मिलती हैं। तो ये इनहेरिटेड होती हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिट हो सकती हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके की बीमारी है तो ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जो इन जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो जाती हैं, और इसमें हमारे इम्यून सिस्टम से भी रिलेटेड डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि बहुत से ऐसे भी रिसर्च आने शुरू हो गए, कई ऐसी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी आनी शुरू हो गई कि जीन्स जो है वो मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं, या कई जगह पे ये आया सामने कि ऐसा हुआ भी है। क्या ये वाकई में सच है कि जीन्स जो है या जेनेटिक संरचना जो है शरीर की, उसको भी चेंज किया जा सकता है? जीन्स चेंज किया जा सकता है, मतलब ये रिसर्च में तो ये बहुत ही कॉमन माध्यम, अगर हम बोलेंगे कॉमन अप्रोच है जिसको बोला जाता है, टेक्निक होता है, जो कि हम लोग बहुत सी रिसर्च को वेरीफाई करने के लिए मतलब स्थापित, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में स्थापित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं कि हमें बहुत सी जीन्स क्या होती हैं, उसके फंक्शन को, जो नॉर्मल जीन होती है उसके फंक्शन को हमें दबा देना पड़ता है, मतलब उसके फंक्शन को हम नेचुरली उसको हटा देते हैं, उस जीन को हटा देते हैं कि उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। फिर हम उसका इफेक्ट देखेंगे कि वो किस तरीके से, जो हम जिस मॉडल ऑर्गेनिज्म में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन में स्टडी नहीं करते, हम ह्यूमन के पैरेलल में जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी सिस्टम हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम के पैरेलल में मतलब सेम होता है,
जेनेटिक सिस्टम, हम उन एनिमल्स को लेके स्टडी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए या किसी बीमारी के लिए अगर हमको रिसर्च करनी होती है और हमको ये देखना होता है कि उस जीन को हटाने से या उस जीन को, जिसको हम म्यूटेट भी बोलते हैं, म्यूटेट करने से क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरीके का चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस या मेटाबॉलिक चेंजेस बॉडी के अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं। और ये एक तरीके की कॉमन टेक्निक है जिसका आगे साइंस में बहुत ज़्यादा यूज आ रहा है और ये बहुत ही मतलब एक प्रॉमिसिंग टूल जिसे बोला जाता है आगे की साइंस के लिए साबित हो रहा है। CKY 89.1 ਤੇ 93.1 ਰੈਡ FM ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿयंका मिश्रा जी ਦੇ ਨਾਲ जो कि रिसर्च साइंटिस्ट ने और ਸਾਨੂੰ इम्यूनिटी के बारे जानकारी दे रहे हैं। प्रियंका जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर ये देखने में आता है कि लोग अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने से रोकते हैं या ऐसी जगह खेलने से रोकते हैं जहाँ पे किसी किस्म की कोई थोड़ी सी गंदगी हो, लेकिन क्या बच्चों को डिजीज़ से बचाने के लिए या ख़ास तौर से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उनको ऐसा एक्सपोज होना ज़रूरी है? हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ रिसर्च में पढ़ा है कि हम लोग ऐसे भी बहुत जनरल लाइफ में भी सुनते हैं कि बच्चे अगर मतलब इस छोटे रहने पे जो बच्चे खेलते हैं ऐसे ये धूल हो गया, मिट्टी हो गया, इन सब से खेलते हैं तो उनको बहुत तरीके की जर्म्स होती है जो उनके बॉडी को अटैक करती है और उससे जो होता और वो हमारे बॉडी में जब अटैक करती है तो हमारे इम्यून सिस्टम पे भी अटैक करती है। बट अगर साइंस के माध्यम से हम इस चीज को देखें तो इस पे बहुत सी रिसर्च हुई है, हमारे पास बहुत से साइंटिफिक एविडेंस भी हैं कि अगर जब आपकी बॉडी किसी भी तरीके के जर्म्स पे एक्सपोज होती है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्ड करता है और वो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाता है। तो एंटीबॉडीज क्या होता है, एक तरह की प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी बनाती है जब कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में अटैक करता है। तो अब एक बार जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर जर्म्स, लाइक सपोज हम वायरस की बात करें, अगर आपके बॉडी को अटैक कर दिया है तो आपकी बॉडी सीख जाती है, लर्न कर लेती है कि हमें कैसे उस वायरस को वो खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज बनाना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से आपके बॉडी पे किसी तरह का अटैक होता है जर्म्स का, उस वायरस का, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहती है, उसको पता रहता है कि ठीक है मुझे उस तरीके की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है जो इस इन्फेक्शन से लड़ सके। तो इसीलिए मतलब अगर आप चाइल्ड, जैसे आप चाइल्ड की बात किए कि वो डिजीज या डर्ट पार्टिकल्स से मतलब उसमें खेलने से बचपन में तो आपके बॉडी को बिल्ड करती है, तो हाँ ये एक तरीके का मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है। बट ऐसा कहने से ये नहीं है कि आप जबरदस्ती अपने बच्चे को मतलब आप बैक्टीरिया वायरस से एक्सपोज कर दीजिए खेलने के लिए, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हेल्पफुल होता है इम्यून सिस्टम के लिए एंटीबॉडीज बनाने में। प्रियंका जी, हमें ये भी बताइए कि एक नई टर्म सुनने में आई, कम्युनिटी इम्यूनिटी, या कई उसको हर्ड कम्युनिटी भी बोलते हैं, ये क्या चीज है? हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, राइट? हाँ, हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि जैसे समझ लीजिए कोई पॉपुलेशन है, जैसे कोरोना वायरस की हम बात करें क्योंकि कोविड-19 से जो कोविड-19 डिजीज कॉज करता है, तो इससे क्या होता है कि जब कोई एक पॉपुलेशन है वो किसी भी इन डिजीज से इम्यून हो गई है, तो इससे क्या होता है कि ये एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिसे हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी और हर्ड प्रोटेक्शन, जो कि उस डिजीज से, जो वो पॉपुलेशन जो कि उस डिजीज से इम्यून नहीं है। तो जैसे अगर 80% अगर हम उसको एक इजी वे में मैं आपको कैसे समझाऊं, समझ लीजिए 80% पॉपुलेशन है जो कि वायरस से इम्यून है, लड़ सकती है, ठीक है। तो एवरी 5 पीपल, हर 5 पीपल जो कि एनकाउंटर करेगा उस डिजीज से, हाँ, उसमें से जो 4 होंगे उनको बीमारी नहीं होगी। ओके, तो इससे क्या
क्या होगा कि जो स्प्रेड होता है, जो डिजीज स्प्रेड होती है, वो अंदर कंट्रोल होगी। तो ये डिपेंड कर जैसे कि कितना इन्फेक्शन हमारा कंटेजियस है, कि मतलब कितना इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उस परसेंटेज पे हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन नीड्स इम्यूनिटी। तो मतलब मैं उसको बहुत अच्छे से हिंदी में ना समझा पाऊँ, क्योंकि इसमें काफी टर्मिनोलॉजी जो है वो मेडिकल साइंस की होती है, मेडिकल साइंस है। तो मीन्स हम मतलब एक अगर हम उसको बायोलॉजिकली, अगर हम साइंटिफिकली मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगी कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज immune to an infectious disease. So that provides indirect protection or herd immunity, what we call as a herd protection, to those who are not immune to the disease. अच्छा, एक मैं प्रियंका जी प्रियंका जी, मैं एक आपसे और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपकी प्रोफाइल जब देख रहा था तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग उसमें एक सब्जेक्ट लगा जिसके ऊपर बात हो रही थी कि जिस तरह से हम बाजार में सामान खरीदने जाते हैं और हर चीज़ के ऊपर एक बार कोडिंग बनी होती है, ऐसी ही बार कोडिंग अब डीएनए की भी बार कोडिंग होनी शुरू हो गई है। तो हमें बताइए कि डीएनए की बार कोडिंग कैसे होती है, क्या है और किस लिए ये की जाती है साइंस के क्षेत्र में? डीएनए की बार कोडिंग क्या होती है, जैसे आपने खुद बोला है कि आप मार्केट में जाते हो तो आप हर एक सामान के ऊपर बार कोड देखते हो, ठीक है, जिससे आप स्कैन करते हो तो आपको उस सामान के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे ही साइंस ने प्लांट के ऊपर, प्लांट का जो डीएनए प्लांट के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, उसको बारकोड करने की एक प्रक्रिया बनाई, जिस टेक्नोलॉजी को नाम दिया डीएनए बारकोडिंग। और इस टेक्नोलॉजी की जरूरत साइंटिस्टों को कब महसूस हुई, क्योंकि जो प्लांट जो मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, हर्बल सिस्टम जो हमारे साइंस वर्ल्ड का आयुर्वेदिक हो गया और हर्बल मेडिसिन हो गई, इन सब में जो प्लांट यूज होते हैं उसमें बहुत से तरीके की मिलावट भी पाई जाती है। जैसा कि जब हमको कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट नेचुरल मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता है मेडिसिन के लिए, तो लोग क्या करते हैं, जो उसी तरीके का जो दूसरा प्लांट होता है जिसमें कि वो जो इतना स्ट्रांग, इतना एफिशिएंट नहीं होता है, जिसके अंदर उतनी शक्ति नहीं होती जितना कि ओरिजिनल प्लांट प्रोवाइड कर सके, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एकदम सेम तरीके का दिखता है, या उसकी प्लांट की पत्ती या फ्रूट या पार्ट, जो भी पार्ट हम यूज कर रहे हैं दवाइयाँ बनाने के लिए, तो अगर उन दो प्लांटों में बहुत ज्यादा समानता होती है तो लोग क्या करते हैं, ये प्रैक्टिस होने लग जाती है कि ठीक है, उस इंफीरियर क्वालिटी वाले प्लांट को यूज करके हम मेडिसिन में यूज कर देते हैं, तो इससे जो आपकी जो मेडिसिन बनती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है ओरिजिनल मेडिसिन, जिसमें कि जो कि ओरिजिनल प्लांट से बननी चाहिए। तो प्लांटों को पहचानने के लिए कि कौन सा प्लांट ओरिजिनल प्लांट, कौन सा प्लांट है, किस उस प्लांट का क्या नाम है, किस फैमिली का है और कौन सी स्पीसीज है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्टों ने एक मॉलिक्यूलर टेक्निक अपनाई जिसको डीएनए बारकोडिंग बोला, कि हम प्लांट के डीएनए से उस प्लांट को पहचान लेंगे। तो उसके डीएनए को निकाल करके हम उसको आगे सीक्वेंस करते हैं और फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी से प्रोसेस करके, तो हम उसको बारकोड में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे हर एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए बारकोड बन रहा है, जिसकी एक लाइब्रेरी तैयार की जा रही है। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने हमें बहुत सी जानकारी दी आज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ 6045989311 ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਨਾਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। Thank you for listening to another Red FM podcast. Don't forget to hit subscribe and check out our Red FM Canada YouTube channel. For further info, log on to our Red FM social media platforms or visit redfm.ca.